हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज हम लोग 5 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के भारत यूके किस यूके में भारत के यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे 13वें जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पंजाब में इनका जन्म हुआ था। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के जो पंजाब प्रांत था, लेकिन अब वो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में ये जो जन्मे थे और जो ये पेशे से एक अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्हीं को जो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो थे भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया था इन्होंने, जिससे ये नाटकीय रूप से विकास को गति दे सके। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जो मनमोहन सिंह है, इन्होंने अपने जो मामले में व्यापक सफलता का आनंद लेते हुए भारत की बाजार में भी जो है विकास की बढ़ाया, क्योंकि ये एक अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं और एक राजनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य करा और ये जो है आरबीआई के जो है गवर्नर भी रह चुके हैं, क्योंकि ये अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक संजय बारू ने पुस्तक लिखी, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो वो इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ही जो है लिखी गई थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो रतन टाटा को जो है ना इंडो अमेरिकन चैम्बर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जैसे ये भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स है, ऐसे ही जो इंडो एशिया चैम्बर्स अवार्ड होता है उससे रतन टाटा, जो टाटा कंपनी के मालिक है वर्तमान में, उनको किया गया था। फिर उसके बाद कार्लोस सोरा की बात करें तो जो गोवा में 2022 में 53rd जो सम्मेलन हुआ था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल फिल्म महोत्सव, उसमें जो कार्लोस सोरा थे, जो ये स्पेनिश एक डायरेक्टर है, महानिदेशक है, तो कार्लोस सोरा को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शशि थरूर की बात करें तो शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और फ्रांस की सरकार ने इसे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था, शशि थरूर। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है? तो लगातार चौथे वर्ष यानी कि फोर्थ टाइम ऐसा हुआ है जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, आप लोग जानते ही होंगे। तो एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिया का है और ये लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है फोर्थ ईयर लगातार चौथे साल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी जब स्थापना हुई थी ये 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अपने ही भारत के जो मुंबई शहर है, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, मुंबई में ही जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इनके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष है वो गिरीश चंद्र है और एमडी और सीईओ की बात करें तो फिर वो आशीष कुमार चौहान है। ठीक है, तो अध्यक्ष है गिरीश चंद्र, आशीष कुमार चौहान इसके सीईओ और एमडी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब देख लेते हैं अदर स्टॉक्स के बारे में। तो सेबी आप लोग जानते हैं, जितने भी हमारे वित्तीय प्रतिभूतियां, जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट होती है, उनको संरक्षण प्रदान करती है ऐसा सिक्योरिटी। इसलिए सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना भी 1992 में की गई थी। आपने भारतीय जो है प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सुना होगा, तो वो इसी को कहा जाता है। 1992 में इसकी भी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो अजय त्यागी है इसके अध्यक्ष है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, मैंने जो मेरा पहले चैनल देखते हैं उनको पता होगा, माधुरी बिज है पहली महिला अध्यक्ष इसकी, माधुरी बिज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एशिया का, पूरे एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, ये हो जाएंगे एस एस मुंद्रा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं। और इसके एमडी और सीईओ अभी हाल ही में 2022 में बने थे, सुंदर रमन राम मूर्ति बने थे। न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक देश है, शहर है न्यूयॉर्क, तो वहीं का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए जो है पूंजीगत परिव्यय किए गए हैं, यानी कि आवंटित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.40 लाख करोड़ रुपए। मैंने आपको बताया था कि हम रेलवे बजट नहीं, बजट जो 2023 का आया है, यूनियन बजट जिसे कहा जा रहा है, तो उसके एक दो क्वेश्चन हम रोज पिक करेंगे। तो 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है हम जो है रेलवे में जो है इन्वेस्ट करने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट करी है।
तो जो 2.40 लाख करोड़ रुपए है ये रेलवे के जो बजट है उसमें जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। और रेलवे बजट जो है मैंने बताया था, इसको अमृत काल का जो बजट है ये भी कहा गया है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। और निर्मला सीतारमन जो है हमारी वित्त मंत्री, इन्होंने जो है बजट पेश किया है, क्योंकि वित्त मंत्री हमारे बजट पेश करते हैं। और अभी मैंने आपको कल ही कराया था कि ग्रोथ रेट क्या बताई गई है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है बजट से पहले। तो हमारे जो भारत की ग्रोथ रेट बताई गई थी वो 6.5% बताई गई थी। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस, और ये भी जो है रिलेट करेंगे। तो 100 बिलियन डॉलर, आप लोग जानते हैं 100 बिलियन डॉलर ये हमने जो है श्रीलंका को प्रोवाइड कराए थे। श्रीलंका को नहीं, सॉरी, मालदीव्स को। मालदीव्स में भी जो है आर्थिक जो उसकी संकट आया हुआ है, उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो 100 बिलियन डॉलर की जो हेल्प है भारत ने मालदीव्स की थी। और 100 अरब डॉलर यानी कि जो, सॉरी, 100 बिलियन, एक सेकेंड। तो ये जो 100 बिलियन डॉलर है, 100 बिलियन डॉलर तो वर्ल्ड बैंक जो है, भारतीय जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उसने भारत को जो है बिलियन 100 बिलियन डॉलर जो है प्रोवाइड करने की घोषणा की थी। और उसके बाद 100 बिलियन यानी कि 100 करोड़ डॉलर जो है हमने मालदीव्स को दिए थे, उसकी आर्थिक सहायता जो है करने के लिए। 6.5% मैंने आपको बताया, हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण में ग्रोथ हुई है वो 6.5% है 2023-24 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका निधन हो गया है जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान मंत्री थे। तो मोरारजी देसाई जो थे हमारे प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में ये शांति भूषण थे और ये कानून मंत्री थे उस टाइम पर। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी है वो एग्जाम का पार्ट बनती हैं। तो शांति भूषण एक्स लॉ मिनिस्टर यानी कि जो कानून मंत्री थे, और 97 साल की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है। शांति भूषण भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और वह सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। और मोरारजी देसाई सरकार में विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री, विधि यानी कि वही कानून मंत्री थे। और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उन्हें विश्व के सबसे शक्तिशाली भारतीय लोगों की सूची में शामिल किया गया था। तो मोरारजी देसाई कब से कब तक थे, तो मोरारजी देसाई 1977 से और 79 तक थे। तो उनके काल में जो है ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और मैंने आपको बताया था मोरारजी जो देसाई थे, उन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया था, यानी कि लगातार 10 बार। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे निधन से ही रिलेटेड। तो अमो हाजी, ये ईरान के व्यक्ति थे, मैंने आपको बताया दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति थे, क्योंकि 50 साल की उम्र से जो ज्यादा हो गए, ये जो है नहाए नहीं थे, तो इसलिए इनको जो है चर्चा के विषय बने थे। ईरान से बिलोंग करते हैं अमोहाजी। अभिजीत सेन, ये एक अर्थशास्त्री थे, ये भी फेमस पर्सनालिटी थी, इनका 2022 में निधन हुआ था। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो है ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत काम किया। और मुलायम सिंह यादव को अभी जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किए प्रोवाइड कराए गए थे, तो उसमें जो है इनको 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण मिला था, जिसमें से मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण से मरणोपरांत दिया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। तो 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने जो है उसे नोटिस जारी किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत के साथ जो है पाकिस्तान ने भारत के साथ 1960 में ही सिंधु नदी जल समझौता किया गया था। क्योंकि सिंधु नदी का जो ज्यादातर जो बहती है ये पंजाब में बहती है, सॉरी पंजाब नहीं, पाकिस्तान में। तो इसका जो 20% पानी जो है ये अपना प्रदेश भारत भी जो है यूज करता था। और मैं आपको बता देती हूँ, जो कुछ एक रिवर है जो पाकिस्तान में बहती हैं, सिंधु नदी की, जैसे चिनाब हो गई, फिर रावी हो गई, व्यास हो गई, उसके बाद झेलम, और ये सतलुज। तो ये कुछ नदियां हैं जो पाकिस्तान में भी जो है बहती है, और उन जो है पानी ये यूज करते हैं। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी ये चिनाब नदी है, ठीक है। तो ये जो 3 नदियां हैं, ये जो सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, ये तीनों कहाँ पर बहती हैं, तो ये पाकिस्तान में ज्यादा बहती है। एक सेकंड।
तो ये मैं आपको मैप से ही डिस्कस करा देती हूँ, जो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो अपना देश भारत है, उससे यहाँ पर ये जो सीमा साझा करता है, यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन पड़ जाती है और ये चाइना की लोकेशन पड़ती है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये LAC यानी कि चाइना के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर इंडूज यानी सिंधु नदी को ही जो है इंडूज नदी कहा जाता था प्राचीन में, आप जानते ही हैं। फिर यहाँ पर झेलम नदी और चिनाब नदी, यानी कि ये जो 3 नदियां हैं, ज्यादा ये जो है ना पंजाब में ही पाकिस्तान में बहती है। तो इसका जो 20% ही इन 3 नदियों का पानी भारत जो है यूज कर पाता है। और ये जो सिंधु नदी है, ये यहाँ से निकल कर आती है। सिंधु नदी जो तिब्बत वाला एरिया पड़ता है, तो तिब्बत से ही निकलकर ये सिंधु नदी निकलती है। और फिर जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में जब ये आती है, तो यहाँ पर ये वेरीनाग से निकलती है सिंधु नदी। वेरीनाग से निकलते हुए फिर ये पाकिस्तान में बहती है और अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है। तो ये जो 3 नदियां हो गई, ये जो है पाकिस्तान ज्यादा यूज करता है। फिर यहाँ पर रावी, 20 नहीं, ये व्यास है, और सतलुज नदी, ये 3 नदियों का पानी अपना इंडिया ज्यादा यूज करता है। ठीक है, बहती है पाकिस्तान में भी है, लेकिन ज्यादातर भारत यूज कर लेता है इनका पानी। तो ये 3 नदियां ऐसी है जो पूरी तरह पाकिस्तान ज्यादा यूज करता है। तो ये जो झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ये जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और तिब्बत से इसका उद्गम स्थल होता है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिंधु नदी जल समझौता हमारा किया हुआ है, और जब ये पाकिस्तान में बहती है, तो ये नीलम के नाम से जानी जाती है सिंधु नदी। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ ये यहाँ पर जो है, जैसे चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है LAC, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हमारी कौन सी रेखा होती है, ये रेड क्लिफ रेखा, यानी कि जो है रेड क्लिफ रेखा हमारी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, करेंसी है इसका पाकिस्तानी रुपया। तो जो अब क्यों नोटिस जारी किया है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये यहाँ से जब ये सिंधु नदी हमारा जल समझौता जो हम करते हैं, तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना भारत स्टार्ट करने जा रहा था, जिसका नाम था किशन गंगा। तो ये किशन गंगा एक बांध परियोजना है, जिसे भारत जो है लगातार लगा हुआ है पिछले 4-5 साल से। तो पहले तो ये जो है मान गया था, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें विरोध जो है उठा रहा है, इसको मंजूरी नहीं दे रहा है। तो जिसके चलते जो नोटिस जारी किया है, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता हमारा किया हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी भारत से भी होकर जाती है, तो उसका पानी जो है भारत भी यूज करता है। ठीक है, और कुछ नदियों के बारे में डिस्कस करें तो झेलम नदी और चिनाब नदी, ये भी जम्मू कश्मीर में बहती है, आपको पता है। और जो ये रावी नदी है, ये पुरानी पूछा जाता है ये किस नाम से जानी जाती थी वैदिक काल में, तो ये पुरुषिनी के नाम से जानी जाती थी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो सतलुज नदी है अपनी, सतलुज नदी भी यहाँ जो तिब्बत है, तिब्बत से ही इसका उद्गम स्थल होता है। फिर ये सतलुज नदी भी राक्षस ताल, उत्तराखंड में जो है राक्षस ताल से होती हुई फिर ये बहती है। और मैं आपको बता रही थी, ये जो सिंधु नदी हो गई, सिंधु नहीं, रावी, व्यास, सतलुज और ये झेलम और चिनाब, ये पंजाब से होती हुई भी जाती है। जो पंजाब की 5 नदियां कौन सी कहलाती हैं, क्योंकि ये पंजाब में होकर बहती हुई जाती है, तो सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब, ये 5 नदियां जो है पंजाब की 5 नदियां कहलाती है, सिंधु उसमें शामिल नहीं है। तो ये जो सारा डिस्कशन है, इसीलिए जो है भारत जो है नोटिस जारी कर रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भी हमारा जो है 1996 से जो गंगा नदी पे जल समझौता, एक किशियारी जल समझौता है, वो हमने जो है भी किया था। प्रधानमंत्री जो यहाँ की आई थी शेख हसीना, उनके जो है उनसे किया था। और भूटान के बाद एक मंगदेहु विद्युत परियोजना है, जिसकी भूटान जो है भूटान की सहायता कर रहा है, जिसमें भारत विद्युत परियोजना। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। भूटान के जो है अभी राजधानी है थिम्फू। और रशिया की बात करें तो रशिया के साथ भारत ने क्या समझौता किया है, भारत के साथ जो AK राइफल 203 है, जिसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री में हो रहा है, तो AK राइफल्स अभी चर्चा में था। ये हमने रशिया के साथ समझौता किया है, जिसकी राजधानी हो जाएगी मॉस्को। और व्लादिमीर जो पुतिन है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग 4 पदक जो है वो जीते हैं। तो ये जो कैनोइंग और कायाकिंग है, ये पहली बार जो स्पोर्ट्स है वाटर स्पोर्ट्स, ये शामिल किए गए हैं इसमें।
तो ये जो खेल है पहली बार ही जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दोनों स्थान किए शामिल किए गए हैं और ये मध्य प्रदेश में ही जीते हैं। मध्य प्रदेश जो है इसी में जो है इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है मध्य प्रदेश के भोपाल में ही आयोजित हो रहे हैं और मध्य प्रदेश ने ही पहला जो गोल्ड मेडल है कायाकिंग टीम ने जो है हासिल किया है और नितिन वर्मा और रिमसन इन दोनों ने मिलकर किया है, नाम भी मैंने आपको बता दिए। और मध्य प्रदेश के जो स्टार्ट हो रहा है इसका जो शुभंकर क्या है तो ये ओली हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कैट है टाइगर्स है मैंने आपको कराया था महिलाओं का जो है मस्कट है और ये जो मोगली है ये पुरुषों का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो यहाँ हो ही रहे हैं, साथ ही में जो यहाँ का जो इंदौर है यहाँ पे जो है 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में। यही इंदौर शहर लगातार 6वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में बना हुआ है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से आप एक विदिशा जिला, इसका याद रखना, विदिशा अभी हाल ही में जो है पहला 5G टेक्नोलॉजी वाला जिला बना था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो कैलाश सत्यार्थी थे जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी तो ये कब की थी 1980 में, जिसके लिए इन्हें 2014 में शांति पुरस्कार से, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कैलाश सत्यार्थी विदिशा से ही बिलोंग करते थे मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश जो है MBBS यानी कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बना था और इसने अभी मैंने आपको कल ही करा है लाडली बहिना योजना जो है ये स्टार्ट की है महिलाओं के लिए, जिसमें प्रति महीने उन्हें 1000 रुपए दिया जाएगा। तो ये इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो सौराष्ट्र इस बार 2022 का जो ट्रॉफी थी ना, एक विजय हजारे ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, तो विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीती थी। और केरला की बात करें तो एक फुटबॉल से रिलेटेड संतोष ट्रॉफी होती है 2021 में, सॉरी 2022 में ये केरला ने ही जीती थी। केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। बैंगलोर की बात करें तो एक डूरंट कप होता है, तो डूरंट कप 2022 का कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर ने जीता था। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बजट से रिलेटेड ही मैंने रखा है। तो हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 की नई व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष 3 से 6 लाख रुपए की आय पर कितने प्रतिशत जो है कर लागू हो गया, यानी कि जो टैक्स है वो लिया जाएगा। तो ये जो टैक्स है 0.5% यानी कि 5% प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो है न्यू टैक्स जो स्लैब है वो आई है, तो इसमें जो है जो आपका 3 लाख तक है तो 3 लाख तक तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 0 से 3 लाख पर नील। फिर 3 से 6 तक 5 लगेगा, 6 से 9 में 10 लगेगा और 9 से 12 पे 15 लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर ये 30% लग जाएगा। दोज अर्निंग अप टू मतलब जो 7 लाख से ज्यादा अर्निंग रखते हैं उनके लिए भी रिबेट है, यानी कि उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख पर। तो इसमें आप ये बस इजीली ट्रिक याद रख लेना, 3-3 का इसमें गैप है, 3 से 6, 6 से 9 3, 9 से 12 3 का गैप, 12 से 15 3 का, तो 3 का टेबल आप याद रख लेना और उसमें 3 तक तो कोई नहीं लगेगा। और फिर ये 5 का टेबल याद रख लेना, 5 10 15 20 25। और इधर जो करेंसी लाख की बात करें तो उसमें 3 का टेबल, तो ये इजी ट्रिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है अभी हाल ही में न्यू टैक्स जो है जारी किया गया है। अदर ऑप्शन परसेंटेज से रिलेट करके पढ़े तो 6.5% यानी कि जो एक IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.1% बताई थी। 6.25% मैंने आपको बताया RBI की जो रेपो रेट है ये 6.25% है। 6.50% तो ये RBI की बैंक रेट चल रही है, यानी कि जो अर्जेंट बैंक लोन लेते हैं ना रातों रात, तो उसके लिए जो बैंक रेट है RBI की वो 6.25% चली हुई है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, एग्जाम का पार्ट बनता है। तो ये जो 4 फरवरी को हम मनाते हैं हर साल विश्व कैंसर डे, जो कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, तो यही जो है 4 फरवरी को हर बार मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। और WHO ने भी इसे पीपल अवेयरनेस के लिए रखा था, ठीक है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और एग्जाम में पूछा था कैंसर के इलाज में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो मैंने आपको जीके में भी कराया है कि जो रेडॉन गैस है वो कैंसर के इलाज में यूज की जाती है, रेडॉन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। तो 29 जनवरी को हमने क्या मनाया, तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो हम मनाते हैं तो ये मनाया जाता है
वैसे तो जो जनवरी होता है उसके लास्ट रविवार को मनाया जाता है, इस बार 29 जनवरी को पड़ा तो 29 जनवरी को मनाया। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शहीद दिवस। 2 फरवरी को मैंने कल ही कराया वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं, ठीक है। और हमारी जो 75 भारत की भूमियां है वो वेटलैंड यानी कि इस क्षेत्र में आर्द्र भूमि में शामिल है, तो ये मनाए जाते हैं। ये थे आपके आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सल्तनत वंश की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे राज्य द्वारा सीधे भुगतान किया गया था, पाया गया था, तो ये किसने स्टार्ट की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाता है, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि नकद जो भुगतान की प्रणाली है, यानी कि जो सैनिकों को जो है पूरा नकद की भुगतान की प्रणाली किसने शुरू की थी, तो ये वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टार्ट की थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। बलबन अपनी लौह और रक्त नीति के लिए जाना जाता था। बर्बर है ना, तो ये अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किस मुगल राजा की पत्नी थी, तो ये जो मेरुनिसा थी ने पढ़ा होगा, ये जहांगीर की जो है ये पत्नी थी नूरजहां। शाहजहां की बात करें तो उन्होंने जो है मुमताज के याद में एक मुमताज महल बनाया था, जिसे ताजमहल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अकबर की बात करें तो अकबर की जो वाइफ थी ये जोधा थी, और ये एक राजस्थानी थी, जो उस टाइम पे जो पहला धर्म विवाह हुआ था तो ये उन्हीं का हुआ था। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह थे, और ये एग्जाम का पार्ट बनते हैं क्योंकि इन्हें जो है ना, और जो म्यांमार है जिसे पहले बर्मा के नाम से जानते थे, म्यांमार के रंगून में इन्हें दफनाया गया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर। और क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके कारण ब्रिटिश और इन्हें रंगून में दफना दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है, ठीक है। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो ये जो रशिया है, रशिया से हमने जो जितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य रशिया से ग्रहण किए। और दक्षिण अफ्रीका से हमने जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो ये हमने संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ही ग्रहण की थी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमने काफी चीजें ली है, जैसे भारत की जो प्रस्तावना है, हमारे मौलिक अधिकार, महाअभियोग की प्रक्रिया, तो ये सारी चीजें हमने अमेरिका से लिया है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है, तो ये जो है कानून और नागरिक अधिकारों के सीमाओं में काम करेगी, तो वो लोकतांत्रिक सरकार ही होती है, नागरिकों के लिए, नागरिकों द्वारा, है ना, तो ये लोकतांत्रिक सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के जो 19 से 12 है, आपको पता है कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें वर्णित है। आर्टिकल 76 तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ऐसे ही आर्टिकल जैसे राज्य जो केंद्र है वहां पर अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी और महाअधिवक्ता ये राज्यों में होते हैं, 165 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 33 की बात करें तो सशस्त्र बलों के अधिनियम जो है मौलिक अधिकारों के प्रति जो होता है, ये आर्टिकल 33 में इसका वर्णन है। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार ये 12 से 35 में वर्णित है अनुच्छेद में। और कौन से भाग में है, तो भाग 3 में ये वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी जो लोकसभा, राज्यसभा, इनकी पार्लियामेंट के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के मनोनीत यानी कि चुने हुए सदस्य लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की जो दो केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों दिल्ली और पुडुचेरी, उनकी विधानसभा के सदस्य लेते हैं। लेकिन विधानसभा के जो नामांकित सदस्य हैं, जो मतलब ये हाँ नॉमिनेटेड, सॉरी, विधानसभा के निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड चुने हुए सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो है विधानसभा के मनोनीत सदस्य मतलब माने हुए हैं, अभी ये पूरी तरह बने हुए नहीं है, या फिर नामांकित भी हो सकता है इसकी जगह पे, तो नामांकित सदस्य नहीं लेते। जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के करते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के करते हैं।
आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो है मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं संसद के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन हो जाता है, जो कभी भंग नहीं होता, और फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट में शामिल होता है, इसलिए यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत की जो पहली तेल रिफाइनरी है ये असम में स्थापित की थी। असम का एक डुबुगोई डुबुगोई जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। और मुंबई, तो मुंबई में मुंबई डॉकयार्ड, ये बहुत फेमस है। और दिल्ली की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली में हो जाएगा। पहले ये बिहार में था, फिर वहां से स्थानांतरित करके दिल्ली में विकसित किया गया। और पुणे की बात करें तो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम जो है उसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और रासायनिक हमारी जो प्रयोगशाला है, लैब, वो भी जो है पुणे में हो जाएगी। पुणे भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पठार मुख्य लौह और इस्पात उद्योग है। तो दक्कन, छोटा नागपुर का जो पठार आपने सुना होगा, तो छोटा नागपुर का पठार ही जो है स्टील और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ये दक्षिण की गंगा, तो ये गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जो है नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। और ये महाराष्ट्र से ही निकलती है, नासिक से गोदावरी नदी। और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है गोदावरी। और पूछा जाता है कि सबसे वृद्ध नदी कौन सी है, तो ये भी गोदावरी ही है। और अब कावेरी का डिस्कशन करें तो दक्षिण की जो है कंफ्यूजन होती है। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा, साउथ की जो है दक्षिण भारत की गंगा वो कावेरी कही जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे गंगा नदी को उत्तर भारत में पूजा जाता है, ऐसे ही कावेरी नदी को दक्षिण भारत में जो है पूजते हैं। इसीलिए कावेरी नदी जो कर्नाटक में बहती है और थोड़ा सा इसका उत्तरी पार्ट है उत्तरी तमिलनाडु में बहता है। तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, जबकि दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी फेमस होती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो लंबाई है वो गंगा नदी के समान ही है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। रावी नदी, तो पूछा जाता है, मैंने आपको कराया भी है, पुरुषिनी के नाम से वैदिक काल में रावी नदी जो है ये जानी जाती थी। सिंधु नदी ये इंडस के नाम से जानी जाती थी, मैंने आपको जस्ट ही कराया। और पाकिस्तान में इसे नीलम के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं मैंने उनको पूरी तरह कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।